नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्रा और इकोनॉमी टुडे में हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरें। आज के फोकस में मेक इन इंडिया की उपलब्धियों पर एक्सपर्ट के साथ करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप लाइन्स के साथ। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ती ताकत अपने खुद के भरोसे। चाइना +1 की रणनीति की भारत को जरूरत नहीं। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरा होने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कोविड महामारी और वैश्विक उथल पुथल के बीच भी नहीं थमी रफ्तार। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरा सबसे ताकतवर देश बना। भारत ने कोरोना महामारी के बाद जबरदस्त आर्थिक रिकवरी की वजह से इंडेक्स में मारी बाजी। इंडेक्स में देश के आर्थिक, रक्षा, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती को दी जाती है तरजीह। भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन की आज से शुरुआत। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे उद्घाटन। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 38 अंक चढ़ा 85,208 के स्तर पर। निफ्टी 26,000 के पार कारोबार करता है नजर। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और जैसा कि आपको पता है कि मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले थे उसकी वजह से आज बाजारों में बढ़त का सिलसिला शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है। 26,051 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का दिखा था और इस वक्त देखें तो बाजार मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आज दिन के कारोबार में आगे बढ़ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी की आपको ओपनिंग दिखाते हैं। सेंसेक्स 38 अंकों पर 50,208 के स्तर पर आज खुला और निफ्टी 50 में भी आज पॉजिटिव टेरिटरी यानी ग्रीन सिग्नल के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। 13 अंकों पर 26,017 के स्तर पर निफ्टी 50 की ओपनिंग। इस वक्त 28 अंकों पर 129 अंक ऊपर 50,299 50,300 के आसपास कारोबार करता हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी गिरावट का रुख ज़रूर देखा जा रहा है, लेकिन कमोबेश देखें तो आप खरीदारी का सिलसिला लगातार बाज़ारों में बना हुआ है और जानकारी मान रहे हैं कि जो मजबूती है वो लगातार बनी रह सकती है। एशियाई बाज़ारों में भी आज थोड़ी सी मजबूती देखी जा रही है। HDFC बैंक में थोड़ा सा नेगेटिव बायस इस वक्त देखा जा रहा है। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, NTPC, बजाज फिनसर्व और ग्रासिम जैसे शेयर्स में 1.5 से करीब 4% की बढ़त दिख रही है। वाले शेयर्स में LTIM, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स और टाइटन शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प 2% से ज़्यादा गिरता हुआ आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। NTPC में भी करीब ½ % की गिरावट है। टाटा स्टील में भी ½% की गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है। उधर टाटा मोटर्स की बात करें तो वहाँ पर बढ़त है। माइंट्री, टाटा कंज्यूमर्स और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स हैं वो इस वक्त फायदे के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान के समरकंद में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में शामिल हुई। बैठक में निर्मला सीतारमण ने AIIB को वित्तीय नवाचारों के लिए प्रेरित किया। साथ ही कम आमदनी वाले देशों के लिए AIIB को अपनी नॉन लैंडिंग सर्विसेज यानी गैर उधार सेवाओं की सीमा का विस्तार करने पर विचार करने का भी सुझाव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रणनीतिक साझेदारियों, नीति संवाद और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने से AIIB का प्रभाव बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने DPI के साथ भौतिक बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने भारत के अनुभव साझा किए और कहा कि ऐसी मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ भारत एक बेहतर भविष्य के लिए शहरी बुनियादी ढांचे, ई-मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस कर रहा है। वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार के लिए AIIB को भारत और दूसरे एशियाई क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री ने AIIB को भारत के पूर्ण सहयोग और समर्थन का भी आश्वासन दिया है। और बड़ी खबर यह है कि एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़ करके भारत एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि तेज आर्थिक विकास, युवा जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का विस्तार वो सारी वजह हैं जिसकी वजह से भारत की स्थिति बेहतर हुई। साथ ही साथ भारत की दुनिया में बढ़ती साख को भी इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी के बाद जबरदस्त आर्थिक रिकवरी की और कोरोना का खिलाफ जो जंग थी भारत की, उसकी वजह से 4.2 अंकों की बढ़ोतरी इंडेक्स में मिली। देश के आर्थिक विकास में बड़ी जनसंख्या की अहम भूमिका है।
रिसोर्सेज की भी बड़ी भूमिका और मजबूत आर्थिक वृद्धि की दर के चलते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एशिया पावर इंडेक्स में किसी भी देश की ताकत का आकलन उसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, भविष्य के संसाधन, आर्थिक साझेदारी, रक्षा नेटवर्क, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है। इसमें एशिया प्रशांत के 27 देशों की स्थिति का आकलन शामिल है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है और भारत की आर्थिक क्षमताओं के आधार पर 4.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये एक बड़ी खबर, मजबूती दिखाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और आपको याद होगा कि कोविड महामारी के कम से कम 3 साल केवल अर्थव्यवस्था को संभालने में गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। पैरासीटामॉल समेत करीब 60 दवाएं केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSO के मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। अगस्त महीने के दौरान जांच में गुणवत्ता के अनुरूप ये सारे सैंपल्स फेल हुए और करीब 60 दवाओं को लेकर के अब एक नई सूची जारी की गई है रेगुलेटर के वेबसाइट पर। इन दवाओं में पैंडी, पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक, BP शुगर, विटामिन, कैल्शियम समेत कई दवाइयाँ शामिल है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अलर्ट जारी होने के बाद दवा कंपनियों को इन्हें अब बाजार से हटाना पड़ेगा और ये बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये भी कि जो क्वालिटी फेलोर है उसकी वजह से अब रेगुलेटर की स्क्रूटनी का सामना उन कंपनियों को करना पड़ सकता है जो इस तरह की फॉर्मुलेशंस को लेकर के दवाएं बनाते हैं। हालांकि कंपनियों का कहना है कि ये दवाएं नकली हैं और उन्होंने ये इन दवाओं का निर्माण नहीं किया है। लेकिन बड़ी कंपनियां जिनमें सन फार्मा, ग्लेनमार्क, एल्केम लैब्स जैसे कंपनियां जो इन फॉर्मुलेशंस के आधार पर दवा निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं, अब उनको स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा, यानी जांच का सामना करना पड़ेगा। आसानी से नहीं घुल पाना, दवा की मात्रा तय नहीं हो पाना, निर्माण से जुड़ी अशुद्धियाँ होना, ये सारी चीज़ें जो है वो कमियों के तौर पर रेगुलेटर के इस सैंपल की जांच में पाई गई हैं। CDSO हर महीने देश के विभिन्न आर्थिक हिस्सों से जो औचक निरीक्षण करके ऐसे नमूने इकट्ठा करता है। इसमें हर महीने 30-40 हज़ार सैंपल्स की जांच की जाती है। जुलाई महीने के दौरान 70 दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई थी। कॉम्बिनेशन वाली कई दवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। केंद्र ने अगस्त में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आमतौर पर बुखार, सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक के रूप में आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। हमारे साथ नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बहुत धन्यवाद नितेंद्र। ये कौन सी बड़ी दवाइयां हैं जो कि सैंपल में फेल हुई हैं और उसका असर क्या हो सकता है? हालांकि ये रूटीन चेकअप है जैसा कि आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये रूटीन चेकअप है। हर महीने करीब कुछ जगहों से उठाया जाता है सैंपल CDSO के द्वारा, उसकी जांच की जाती है और उसमें जो दवाएं गुणवत्ता में फेल, जो तय मानक है उसमें फेल पाई जाती है, उसकी लिस्ट जारी करता है वो अपने वेबसाइट पर। तो इस बार जो अगस्त के महीने में 59 दवाएं हैं जिनको पैरामीटर्स पे फेल माना गया है। इसमें पैरासीटामोल है, कैल्शियम की दवा है, विटामिन है, शुगर की दवा है, BP की दवा है। तो जो आमतौर पे हर लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी दवाओं को की लिस्ट जारी की गई है और उसमें ये पाया गया है कि वो जो तय मानक है गुणवत्ता की उसमें वो फेल है। तो ऐसे दवाओं को बाजार से हटाया जाएगा। साथ ही साथ उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो जिन्होंने इसको बनाया है। तो निश्चित तौर पे एक रूटीन कवायद है, लेकिन जागरूकता की जरूरत इस बात को लेकर के कि लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि ओवर द काउंटर भारत में सबसे ज्यादा दवाएं ली जाती है। इनफैक्ट इसमें एंटीबायोटिक दवा भी शामिल है। तो कई लोग बिना उनके डॉक्टर की सलाह लिए बिना ओवर द काउंटर दवाएं खरीदते हैं और एक नितिन, ऐसे में जो आम आदमी है उसके लिए क्या राय बनती है? अगर चलिए तो लिस्ट जारी हो गई, खबर हमने बता दी, लेकिन इस खबर का आम आदमी पर असर क्या है? वो कैसे इस खबर को डिसाइफर करे अपने आम जीवन में जब वो दवाएं खरीदने के लिए जाता है? क्या वो डर जाए कि पैरासीटामॉल नहीं लेना है, या फिर कुछ अच्छी कंपनियों का ले, या फिर ओवर द काउंटर जो विश्वसनीय दवा की दुकानें हैं वहां से ले? क्या ड्रिल है, नॉर्मल ड्रिल आम आदमी के लिए? नॉर्मल ड्रिल है कि जब भी डॉक्टर कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो जाकर के उस स्लिप को देंगे जब दवा दुकान पे, तो वहां आपको देखना होगा कि वो क्या दवा देते हैं। तो वो ज्यादा जरूरी है कि अपने मन से दवा नहीं खरीदनी है और जो विश्वसनीय दवाएं हैं जो डॉक्टर लिखते हैं उसी को खरीदे।
जहां तक ये 59 दवाओं की लिस्ट का सवाल है तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और उन दवाओं को बाजार से हटाना पड़ेगा। तो ये कवायद है, तो लोग जागरूक रहे, ओवर द काउंटर न खरीदे दवाएं। लेकिन ये जो सैंपल्स होते हैं क्या हर तरह की पैरासीटामॉल को, या जो करंट स्टॉक है महीने का शायद स्टॉक होगा, उस पूरे के पूरे स्टॉक को हटाना पड़ेगा दवा कंपनियों को, या फिर उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सैंपल्स लिए गए हैं उन्होंने नहीं बनाए हैं और उनके सैंपल्स या उनकी दवाएं जो सप्लाई की जा रही हैं वो सेफ हैं? दवा कंपनियों के लिए क्या अब आगे का रास्ता है? देखिए, जो पैरासिटामोल बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, तो जो सैंपल फेल हुआ है उसी कंपनी की दवा को मार्केट से हटाना होगा। अगर पहले उनका रिकॉर्ड सही होगा तो कोई बात नहीं है, अगर वो सही क्वालिटी से बनाते हैं तो हो सकता है कि उनको आगे इजाजत दी जाए, लेकिन इस बैच को तो हटाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र, वक्त निकालने के लिए और इन तमाम जानकारी के। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं और आज के फोकस में बात करेंगे मेक इन इंडिया और उसकी सफलता की। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और बात करते हैं आज के फोकस की। मेक इन इंडिया को लॉन्च हुए अब 10 साल पूरे हो गए हैं। कैसा रहा इन 10 सालों का सफर और क्या कुछ हैं बड़ी उपलब्धियां, आइए एक निगाह डालते हैं। मेक इन इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से दिया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। सरल शब्दों में समझें तो इसका उद्देश्य था कि भारत के आयात में कमी लाई जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले। पिछले 10 सालों में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। मेक इन इंडिया हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक ब्लॉग में लिखा कि मेक इन इंडिया की छाप उन क्षेत्रों में भी दिखने लगी है जहां हमने कभी प्रभाव डालने का सपना भी नहीं देखा था। उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील उद्योग, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन निर्यात जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि 2014 में पूरे देश में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। ये वृद्धि 7,500% की आश्चर्यजनक वृद्धि है। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल मेड इन इंडिया हैं। आइए विभिन्न क्षेत्रों पर मेक इन इंडिया पहल के सकारात्मक प्रभावों पर एक नजर डालें। केंद्र सरकार ने वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे 14 क्षेत्रों में PLI योजना की शुरुआत की, जिससे करीब 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। सरकार ने रक्षा, रेलवे, बीमा, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में छूट दी, जिससे FDI सीमा बढ़ी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई मुंबई औद्योगिक गलियारा और अमृतसर कोलकाता गलियारा जैसे औद्योगिक गलियारों के साथ साथ आधुनिक स्मार्ट शहरों का भी विकास हुआ। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना की शुरुआत की गई। सरकार ने नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दरों में भी कमी की।
सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र को लॉन्च किया और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत में 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित करके श्रम कानूनों को सरल बनाया गया, जिसमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की नीति को अपनाकर भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया। सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। आज भारत की साख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसमें तेजी, ऊर्जा और बेहतर भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई देती है। मेक इन इंडिया निवेश के दरवाजे खोल रहा है। कई उद्यम इस मंत्र को अपना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। नेशनल सेक्रेटरी हैं DPIIT वाणिज्य मंत्रालय में, उस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। इकोनॉमी टुडे में आपका स्वागत है राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 साल हमने देखे सर, हमारी इंडिया का जो मॉडल है, हमने जो तय किया था 10 साल, उसको आप लोग कैसे असेस कर पा रहे हैं? जो हमने लक्ष्य तय किए थे, क्या हम वहां पर पहुंच पाए? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में। तो जैसा आप सबको पता है कि 25 सितंबर 2014 को इस मेक इन इंडिया के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया और आज 10 साल मुड़ के देखते हैं तो कई सारी सफलताएं हमें सामने दिखाई देती हैं। जैसे कुछ तो उल्लेख आपके भी इस रिपोर्ट में भी मिला और इनमें से कुछ बातों को और विस्तार से बताना चाहूंगा मैं। जैसे कि एक विदेशी निवेश की, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं हम, जिससे कि सीधे हमारा औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में हमको सीधा रोजगार और निवेश मिलते हैं, उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई। और अगर 10 सालों में देखेंगे तो लगभग $670 बिलियन, अगर उस तरह से देखें तो $670 बिलियन का निवेश हुआ है FDI के माध्यम से। और ज्यादातर क्षेत्रों में हमने बिना किसी बाधा के विदेशी निवेश को सुगम कर दिया है। केवल रक्षा और कुछ अन्य ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स उनको छोड़कर विदेशी निवेश बहुत आसानी से हो रहा है। इस कारण से विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। बाजार बहुत बड़ा है भारत का, ये भी हम जानते हैं, और उसको और अधिक सुगम बनाया गया है। आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स के क्षेत्र में काफी सुगमता और सरलता लाई गई। GST एक बहुत बड़ी सफलता है जिसके चलते निवेश बढ़ रहा है, खासकर जो हमारा घरेलू निवेश है। और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी व्यापार सुगमता की बात करें, अपना व्यवसाय कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें लगभग 44,000 इस तरह के कानून थे जिसमें कि जेल की सजा और इस तरह के प्रावधान थे, वो भी समाप्त किए गए, जिससे कि लोगों का अनावश्यक हरासमेंट कम हो। इसके साथ ही एक और चीज जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है वो है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। जी। तो जो जिसको पहले हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते थे, अब आजकल वो NICDC हमारा एक व्यापक स्तर का कार्यक्रम हो गया है। दिल्ली मुंबई के अलावा अन्य कॉरिडोर भी उसमें लिए गए हैं। और अभी हाल ही में कैबिनेट ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पूरा होगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का, 11 ऐसी औद्योगिक शहर चुने गए हैं पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कि अगले 3 से 4-5 साल में इस तरह के शहर बनके तैयार होंगे जहां पर लोग रह भी सकेंगे और साथ में उन्हें औद्योगिक अपनी गतिविधियां करने के लिए, जिसमें हर प्रकार के इसमें अप्रूवल्स हैं। क्योंकि आज एक मान लीजिए कोई व्यक्ति जाके किसी राज्य में जमीन खरीद के तरह तरह की परमिशन लेना चाहता है तो उसमें एक समस्या होती है। जी तो राजीव सर, लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जो बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भारत को एक नेचुरल फायदा मिला China +1 के तहत, क्या ऐसा है क्या? या फिर हमारी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी है, जो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब हमें एक IT या फिर सर्विस लेड इकोनॉमी से अब हमें फोकस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल क्या है सर? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग के मॉडल में सबसे बड़ी चीज थी कि निवेश आए, क्योंकि घरेलू निवेश की एक सीमा है। तो FDI के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार किए गए, ज्यादातर क्षेत्रों में FDI को खोल दिया गया। फिर PLIs का, जैसे कि आपने बताया कि उसमें बड़े व्यापक स्तर पे निवेश हुआ, विदेशी निवेश, खासकर एप्पल स्मार्टफोन के पूरे जो इकोसिस्टम है, फॉक्सकॉन वगैरह, वो लोग आए यहाँ पर। साथ में फार्मा, जिसको हम दवाइयों के क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़े स्तर पे विदेशी
कंपनियां जो विश्व की जो नामी गिरामी कंपनियां वो आई। तो कुल मिला के ये नहीं है कि खाली चीन के कारण ही चीन से लोग बाहर निकल रहे हैं इसलिए यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मैक्सिको, वियतनाम। जी सर, जी सर। लेकिन हमारा बाजार बड़ा है, बात मानता हूं मैं, घरेलू बाजार, लेकिन ऐसी हमारी नीतियां जो रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एफडीआई की, पीएलआई की, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की, उनकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन है। सर, चूंकि आप पीएलआई भी देखते हैं, आंकड़ा आप दे सकते हैं प्लीज कि कितना अभी इंसेंटिव लोगों ने इस्तेमाल किया और कितना अभी हेडवे बाकी है, आगे की दिशा क्या है पीएलआई को लेकर के सर? जी, तो अभी इस तरह से अगर देखें कि हमने खाली केवल 10,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, लेकिन उसके बदले में 10 लाख करोड़, तो 10,000 करोड़ का हमने अभी तक पीएलआई में लोगों को इंसेंटिव दिया है। जो कंपनीज हैं लगभग 1000 के आसपास उसके लाभार्थी हैं जो औद्योगिक वो हैं कंपनियां। तो 10,000 करोड़ देने के एवज में हमको, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, इसमें स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, लगभग 11 लाख करोड़ के उत्पादन हुए हैं और लगभग 1,30,000 करोड़ का निवेश आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल 10,000 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा मात्रा में निवेश आ रहा है, जो कि आगे हमको 1,97,000 करोड़ तक खर्च करना है पीएलआई में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और रोजगार का सृजन भी होगा। एक छोटा सा सवाल सर, ये कि हमारा बहुत बड़ा बेस एमएसएमई का है, क्या उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करने के लिए हम कुछ नए दिशा में जाने का प्रयास करेंगे? उसके लिए हमारी एक लेदर फुटवेयर की स्कीम है जो कि 1700 करोड़ की है, जिसमें कि नए मशीनें खरीदने और अपने मशीनों का उन्नतीकरण करने के लिए हमारे पास 1700 करोड़ का फंड है, जिसमें कि पूर्णतः करीब आप समझ लीजिए जी वो एमएसएमई के लिए। लेकिन ये बात सही है कि रोजगार सृजन की जहां तक बात है तो एमएसएमई में रोजगार मात्रा में होता है, जो कि बड़े उद्योगों में नहीं होता है। तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में जब मेक इन इंडिया के 10 सालों को देखते हुए इस पर कैसे आगे बढ़ना है, इसमें एमएसएमई और रोजगार सृजन की हमारी मुख्य हमारा फोकस होगा उन पर, इन दोनों चीजों। राजेश सर, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इकोनॉमी टुडे में आज मेक इन इंडिया के 10 साल पर अपनी बात दर्शकों के सामने रखी। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम, बैंकिंग और राजस्व क्षेत्र में सुधार जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के लिए अब IMF सहित अलग अलग एजेंसियों के साथ सहायता मांगने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के वित्त और व्यापार सलाहकार डॉक्टर सालाउद्दीन अहमद ने IMF प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद ये बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि विभिन्न आर्थिक सुधारों के लिए पैसे की ज़रूरत है और उसकी वजह से IMF का समर्थन बैंकिंग सुधार, विदेशी मुद्रा बाजार और कर सुधार जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रह सकता है। बांग्लादेश बैंक और राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के साथ साथ चर्चा की भी योजना बनाई गई। सालाउद्दीन ने बताया कि प्रक्रिया अक्टूबर में होने वाली विश्व बैंक की आगामी बैठक में चर्चा के साथ जारी रहेगी। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज के साथ। पूरी इकोनॉमी टुडे की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में किसी भी FTA के तहत कोई रियायत देने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने EFTA व्यापार समझौते में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को भी दुग्ध क्षेत्र में कोई रियायत नहीं दी है। DPIIT ने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के औसतन $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। FDI आवेदनों के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चावल, गेहूं और श्री अन्न की बम्पर फसल की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड करीब 3,323 लाख टन अनुमानित है। इस अवधि के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 1,378 लाख टन से ज्यादा, गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1,132 लाख टन से ज्यादा और श्री अन्न का उत्पादन 175.72 लाख टन अनुमानित है। Hyundai मोटर्स इंडिया देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने जा रहा है। इसे सेबी से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इससे पहले देश का सबसे बड़ा IPO LIC कंपनी लाई थी। अडानी ग्रुप एविएशन और डिफेंस सेक्टर में उतरने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डिफेंस में परिवर्तनकारी साझेदारी पर बोम्बार्डियर के CEO एरिक मार्टेल के साथ भारत की एविएशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संभावित साझेदारियों पर चर्चा हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक पहले नंबर पर टेस्ला और X के मालिक एलन मस्क हैं। इस सूची के मुताबिक भारत के नामी उद्योगपति मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर और गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं। भारतीय एयरटेल ने